बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईटा एनएमडीकेट 2023 का जो टेस्ट है केमिस्ट्री पोर्शन आज हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में लिखा है कि द कंसिडर द रिएक्शन जिसमें ईच जो है वो 5 मोल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपने यहाँ पे फाइंड करना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए ये अपने पास ट्रिक्स नोट कर दे कि यहाँ पे आपने क्या काम करना है। वन इंफॉर्मेशन मीन इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट, एक इंफॉर्मेशन आपने स्टेटमेंट से उठानी है, एंड डिवाइडेड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। एक इंफॉर्मेशन आपने इक्वेशन से उठानी है, ठीक है। चले यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें एक हाइड्रोजन है और जो है एक ऑक्सीजन है। तो अगर हम हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट करेंगे कि हाइड्रोजन लिमिटिंग होगा या ऑक्सीजन लिमिटिंग होगा। इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में आपको कहा है कि ईच हैज 5 मोल, तो हाइड्रोजन जो है वो 5 मोल है एंड डिवाइडेड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल है, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2.5। और यही ट्रिक जो है वो आप ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई करें। तो इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट जो है ऑक्सीजन के भी 5 मोल है एंड डिवाइडेड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन में ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 मोल है, तो डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5। जिसका आंसर छोटा आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, एमसीक्यूज 2 में आपको बताया है कि पोटेशियम क्लोरेट है वो डिकम्पोज होगा और वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब अगर आप 12 मोल पोटेशियम क्लोरेट्स ले ले तो बता रहे कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स बनेंगे। तो इस स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो रिलेशनशिप स्टाइकोमेट्री जो है वो बताई है पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन के दरमियान। तो अगर आपने इसी तरह स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो जिसके दरमियान रिलेशन है उसको जरा आप इधर साइड पे लिख दे, पोटेशियम क्लोरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3 ऑक्सीजन। अभी इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि इक्वेशन आपको क्या कह रहा है, एक इंफॉर्मेशन आपने इक्वेशन से लेनी है। तो इक्वेशन आपको कह रहा है कि अगर ये 2 मोल्स हो तो वहां पे ऑक्सीजन आपके पास बनेगा 3 मोल्स ऑक्सीजन बनेगा। तो अब आपको स्टेटमेंट में क्या चीज बता रही है कि स्टेटमेंट में आपको बता रहा है कि अगर आप 12 मोल्स पोटेशियम क्लोरेट्स के ले ले, अगर आप यहाँ पे 12 मोल्स ले ले तो बता दे ऑक्सीजन के कितने मोल्स बनेंगे, तो x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे 36 डिवाइडेड बाई 2, तो कैंसल आंसर जो है वो 18 मोल्स आ जाएगा। तो 12 मोल अगर आप पोटेशियम क्लोराइड के ले लेना तो वहां पे आपके पास जो ऑक्सीजन है वो 18 मोल्स बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थर्ड एमसीक्यूज में बताया है कि 117 ग्राम जो है वो NaCl के है, तो बता रहे कि यहाँ पे इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो NaCl जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड के लिए हम फार्मूला यूनिट का वर्ड्स यूज करेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी है वो तो दरमियान से चला गया। तो दैट्स व्हाई फार्मूला यूनिट्स होने चाहिए। मोल्स मीन नंबर ऑफ पार्टिकल जब आपने कैलकुलेट करने हैं तो इधर आपको मोल्स की जरूरत होगी और मोल जहां पे बराबर होगा वेट डिवाइडेड बाय फार्मूला यूनिट वेट। तो NaCl का जो वेट है वो 117 ग्राम है डिवाइडेड बाय 58.5 ग्राम, तो आंसर यहाँ पे 2 मोल्स आएगा। 2 मोल्स NaCl के है, ठीक है। तो अब आपने जब फार्मूला यूनिट कैलकुलेट करने हैं ना तो इसके लिए वो दूसरा फार्मूला है मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो जब आपको तो मोल्स अभी फाइंड हो गए वो 2 है, तो 2 को जब आप एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 12.046 10⁻23 आएगा। लेकिन जब आप पॉइंट को इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे 1.2 10⁻⁴ जो है वो 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एमसीक्यूज 4 में आपको बताया है द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल।
ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल मीन m की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपने कैलकुलेट करना है, जबकि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन है वो 4 है और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू जो है वो 3 है। तो m आप दो फार्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हो। एक हमारे पास m बराबर होगा -l अप टू 0 इंटू +l। सो अगर इस फार्मूले में आप पुट करोगे तो यार l आपके पास 3 है ना, तो ये -3, तो अप टू 0 इंटू +3, तो इसके दरमियान कितने नंबर आते हैं? -3, -2, इसी तरह -1, 0, इसी तरह +1, इसी तरह +2, इसी तरह +3। तो टोटल जो है वो 7 ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल है। m के लिए आप दूसरा फार्मूला नोट कर दें, m इज इक्वल टू 2l+1। तो l जो है वो आपको 3 गिवन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 + 1, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? वो 7 आएगा। तो टोटल 7 ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल इसमें प्रेजेंट होंगे। अच्छा, फोटॉन ऑफ द वेवलेंथ, लोवेस्ट वेवलेंथ आपको बताया है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने डिफरेंट सीरीज को डिस्कस किए थे, तो उसके लिए ये शॉर्टकट्स नोट कर दे कि उसमें हर एक सीरीज कौन सा रीजन में आएगा, कौन सा एनर्जी रीजन में आएगा। तो वहां पे ये बात याद रखना है कि लव बीवी बाकी सब इंफ्रारेड, बाकी सब IR इंफ्रारेड। सो लव बीवी मीन लेमन का जो सीरीज है ना, तो लेमन का जो सीरीज है वो आ रहा है यूवी रीजन में, तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला जो फोटॉन रिलीज होगा वो लेमन सीरीज में होगा। बीवी मीन बाल्मर, बाल्मर का जो सीरीज है वो आपके पास आ रहा है विजिबल रीजन में, और इसके अलावा बाकी जितने भी है, फीफंड है, पास्चन है, इसी तरह ब्रेकेट है, हम्प्रे है, तो वो बाकी जो है यार वो इंफ्रारेड रीजन में आएंगे। तो अब आपको यहाँ पे लेमन तो नहीं लिखा, मीन ब्रेकेट से स्टार्ट किया है, ब्रेकेट है, बाल्मर है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे हाई एनर्जी जो है वो विजिबल की होती है एज कंपेयर टू IR, मीन बाल्मर सीरीज की एनर्जी ज्यादा होगी। तो यार जब एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वेवलेंथ कम होगा, तो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे लोवेस्ट वेवलेंथ बताना है, लोवेस्ट वेवलेंथ जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा बाल्मर सीरीज। द मैक्सिमम E/m रेशो ऑफ पॉजिटिव रेस, मीन पॉजिटिव रेस आपको E/m रेशो आपने बताना है। एक होता है कैथोड रेस जो कि नेगेटिव रेस है, एक होता है केनाल रेस जो कि पॉजिटिव रेस है। सो कैथोड रेस की E/m रेशो वो गैस पे डिपेंड नहीं करती, वो सारे गैसेस के लिए फिक्स्ड होती है। अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस यूज कर दे, लेकिन पॉजिटिव रेस की जो E/m रेशो है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। और ये बात याद रखिए कि E/m उतना ज्यादा होगा जितना मास ऑफ गैस जो है वो कम होगा, मास ऑफ गैस जितना कम होगा E/m रेशो उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट गैस मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के है, सो दैट्स व्हाई इसकी E/m रेशो ऑफ पॉजिटिव रेस सबसे हाईएस्ट आएगी। अच्छा, 1 atm ऑफ प्रेशर, एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, नोट कर दें कि 1 atm वो आपके पास बराबर होता है 760 टावर के बराबर होता है। इसी तरह 1 atm बराबर होता है 760 mmHg के बराबर होता है। इसी तरह 1 atm बराबर होता है 101325 पास्कल के बराबर होता है। और इसी तरह 1 atm बराबर होता है 14.6 psi के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे 1 atm 760 cmHg के बराबर नहीं होता, तो यहाँ पे लिखा है कि 1 atm ऑल सबके इक्वल है, लेकिन एक ऐसा है कि उसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 760 cmHg होगा। अच्छा, बॉयल्स लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज है। बॉयल्स लॉ में आपको पता है कि टेम्परेचर जो है यार वो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे आपको बताया है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप होगा, सही है। सो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपको एमसीक्यूज में लिखा है कि उसका वॉल्यूम जो है वो x है, एक सर्टेन प्रेशर पे वो x है। तो अगर आप प्रेशर को रिड्यूस कर दे हाफ, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। तो अगर आप प्रेशर को हाफ रिड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम उसके डबल होगा, डबल इंक्रीज होगा। तो 2x जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 3.2 ग्राम है और किसका है? ऑक्सीजन गैस।
लेकिन आपको एसटीपी कंडीशन गिवन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में आप अगर कोई भी गैस को कंसिडर कर दे, एनी गैस कंसिडर कर देना, एनी गैस अगर आप 1 मोल कंसिडर कर दे तो वहां पे वॉल्यूम आपको 22.4 dm³ मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो एनी गैस है वो तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का 1 मोल कितने के बराबर होता है? 32 ग्राम के बराबर होता है। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में 22.4 dm³ वॉल्यूम होता है। ये एक कांस्टेंट रिलेशन है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर आप ऑक्सीजन के 3.2 ग्राम ले लेना, तो अगर मैं इसके 3.2 ग्राम लूंगा तो वॉल्यूम क्या होगा? वो x होगा। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर जो है वो 2.24 dm³ आएगा। चले ये आप याद रखें कि बीटा इन गेम इज इक्वल टू 90 एक्सेप्ट, यहां पे रोम्बोहेड्रल होगा करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, कंपाउंड हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपने बताना है। तो एक कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है जो कि नॉन पोलर है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री पॉइंट समथिंग है। इसी तरह इथाइल अल्कोहल का जो है वो 78 डिग्री 78.737 डिग्री है। इसी तरह बेंजीन का जो है वो 80.1 सेंटीग्रेड है, और इसी तरह एसिडिक एसिड का है वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का होगा। अच्छा, एमसीक्यूज 12 में लिखा है कि इसमें वो कौन से कॉम्बिनेशन है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। तो ये बात याद रखिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा कि हाइड्रोजन यार इस साइड पर भी फोन से बॉन्डेड हो, मीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो, और इस साइड भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो, तब जाके आप इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दे सकते हो। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ये फोन होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे टर्शियरी अमाइंस एंड वाटर को कंसिडर करूँ ना, तो टर्शियरी अमाइंस में तो हाइड्रोजन नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल होता है। तो अगर आप टर्शियरी अमाइंस को वाटर में डाल ले तो वाटर का हाइड्रोजन टर्शियरी अमाइंस के नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे इस हाइड्रोजन को आप देखें तो इस साइड पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस साइड पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो दैट्स व्हाई इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्यूरेन, फ्यूरेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। तो फ्यूरेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें 5 मेंबर रिंग में एक ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई होती है क्योंकि उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, और ये एरोमेटिक है तो इट्स मीन के डबल सिंगल बॉन्ड भी होगा, और ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व भी होगा। तो 5 मेंबर रिंग में अगर एक ऑक्सीजन आ गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4 कार्बन रह गए, ओके। और हर एक कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो इट्स मीन के हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी अवेलेबल होगा और एक ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाइबर प्रोसेस इज यूज्ड टू सिंथेसिस ऑफ यूरिया। तो यूरिया की फॉर्मेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वो 400 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, 15 नंबर एमसीक्यूज में बात की है कि आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन केएसपी। तो 3 किस्म के रिलेशन है। एक केएसपी जो है वो बराबर होता है आयनिक प्रोडक्ट के, और ये हम इक्विलिब्रियम केस में लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास सैचुरेटेड होगा। जब केएसपी और आयनिक प्रोडक्ट बराबर होगा तो वहां पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसी तरह अब अगर केएसपी इज लेस देन, अगर केएसपी एक्चुअली अगर केएसपी आयनिक प्रोडक्ट से कम है, मीन आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, तो जब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, और यहाँ पे प्रिसिपिटेट बनेगा सुपर सैचुरेटेड। और अगर केएसपी जो है यो आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा है, मीन यहाँ पे अब ये बात की है कि आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन केएसपी, तो वहां पे सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा, और जब अनसैचुरेटेड होगा ना तो अब वहां पे और डिसॉल्व होने के चांसेस अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि नो प्रिसिपिटेशन विल अकर, अभी तक प्रिसिपिटेशन नहीं बनेगी। चेंज इन n इक्वल टू 0, और चेंज इन n कब इक्वल टू 0 होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स रिवर्सिबल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट
वो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के बराबर है, लेकिन गैसेस वाले मोल्स हमने कंसिडर करने हैं। तो जब चेंज इन n इक्वल टू 0 होगा तो उस सिचुएशन में Kp की वैल्यू Kc के बराबर होगी, उस सिचुएशन में Kp की वैल्यू Kx के भी बराबर होगी और Kp की वैल्यू जो है वो Kn के भी बराबर होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अच्छा, रिएक्शन आपको बताया है कि इसमें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपने कंसिडर करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि अगर आप नाइट्रिक एसिड मीन NO का आप ऑक्सीडेशन करें गैस फेज में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे NO2 बनेगा और इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को यहाँ पे 2 कर दे और यहाँ पे 2 कर दे। तो अगर आप इसका रेट ला लिखोगे तो 2 और 1, सो दिस इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अच्छा, ये MCQs जरा आप देखें। एज कंपेयर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ कंपैरिजन की है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ कंपैरिजन की है और कह रहा है कि फॉर्मेशन हो रही है किस चीज की, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी बनेगा और एंडोथर्मिक में भी बनेगा। एक्टिवेशन एनर्जी तो दोनों के लिए चाहिए, लेकिन अब आपको कहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर्ड मीन जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो एंडोथर्मिक रिएक्शन की आपसे पूछी है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी वो एक्सोथर्मिक से ज्यादा होती है, तो ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो हम सब्सटेंस लेते हैं वो 1 ग्राम लेते हैं। सो द यहाँ पे जो पर ग्राम लेंगे ना तो जूल पर ग्राम पर केल्विन, दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, प्रोसेस इन्वॉल्व सॉलिड एंड लिक्विड, तो एंथैल्पी चेंज जो है डेल्टा H वो बराबर होता है डेल्टा E के प्लस P डेल्टा V के बराबर होगा। तो अब आपको बताएं कि सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्जन हो रही है, तो इन दोनों में हम वॉल्यूम चेंज को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 ले सकते हैं। इन दोनों में वॉल्यूम का इतना बड़ा चेंज नहीं आएगा, तो दैट्स व्हाई अगर आप इस टर्म को 0 ले लें तो उस सिचुएशन में फिर डेल्टा H और डेल्टा E जो है वो आपस में बराबर होगा। लेकिन अगर कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड हो रही है, इन रिडॉक्स रिएक्शन SO2 विद KMnO4 के SO2 जो है वो KMnO4 के साथ मिल रहा है रिडॉक्स रिएक्शन में, तो KMnO4 में मैंगानीज को ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और इसको ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। मीन ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, मीन KMnO4 को ऑक्सीडाइज करेगा, सही है, और खुद जो है वो रिड्यूस हो, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट KMnO4 को रिड्यूस करेगा, खुद जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑप्शन यहां पे जो है ना कि SO2 रिड्यूस किसको रिड्यूस कर रहा है, KMnO4 को रिड्यूस कर रहा है, बिकॉज दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, तो वो इसलिए क्योंकि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो कॉपर से कम है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -0.76 वोल्ट है और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो +0.34 वोल्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें 3 बॉन्ड एटम हो, बॉन्डेड एटम हो और 1 जो है वो लोन पेयर हो, किस एटम के साथ, सेंट्रल एटम के साथ। तो यार अमोनिया की बात कर रहा है कि 3 जो है वो बॉन्डेड एटम हो और 1 जो है वो इसके साथ लोन पेयर हो, तो इसका जो शेप बनेगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी।